Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss IAS 17, which is about the segment reporting. सेगमेंट रिपोर्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बिज़नेस के अगर बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और बिज़नेस की ओवरऑल एक पिक्चर आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी की और एसेट की और रेवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, लायबिलिटीज़ की, तो वो एक पूरी पिक्चर है। लेकिन अगर बिज़नेस के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और कोई सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई कम परफॉर्म कर रहा है, कोई लॉस में है, तो ये जानने के लिए हमें अलग-अलग से सेगमेंट की भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है। कितने एसेट हैं एक सेगमेंट के, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसका रेवेन्यू कितना है, उसकी लायबिलिटी कितनी है और बाकी चीज़ें कितनी हैं। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सेगमेंट्स को अगर अलग-अलग आइडेंटिफाई करें तो फिर इन्वेस्टर को ये जानने में आसानी होगी कि उसे किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये आईएएस के अकॉर्डिंगली ज़रूरी है कि आपके कुछ सेगमेंट ऐसे होंगे कि जो कुछ शराइत पर अगर पूरे उतरते हैं तो फिर हम उन्हें अलहदा से उनकी रिपोर्ट कंपाइल करेंगे। जो आपकी एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रूटीन की बनती हैं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए, वो तो बनेगी, लेकिन आप अलहदा से सेगमेंट्स की रिपोर्ट भी देंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बिज़नेस के 5 सेगमेंट्स हैं तो आप 5 के 5 सेगमेंट्स की रिपोर्ट बनाएंगे। हमारे पास सेगमेंटेशन में हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं और कौन से नॉन रिपोर्टिंग सेगमेंट्स हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे, कुछ टेस्ट होंगे जिनको अगर क्वालिफाई करते हैं सेगमेंट, तो फिर हम उसको रिपोर्ट करेंगे, अलहदा से उसकी रिपोर्ट बनाएंगे। और अगर वो क्वालिफाई नहीं करता तो फिर हम उसके अलहदा से रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन इसको बनाना क्यों ज़रूरी है, सेगमेंट रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ये चाहते हैं, गवर्निंग अथॉरिटीज़ ये चाहती हैं कि बिज़नेस के जितने भी सेगमेंट्स हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी इन्वेस्टर्स के सामने और बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के सामने आए, ताकि वो अच्छे डिसीजंस ले सकें। और कंपनी के अपने लिए भी ज़ाहिर बात ही अच्छा है कि वो सेगमेंट रिपोर्टिंग करेंगे तो उनको भी पता होगा कौन सा सेगमेंट इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, कौन सा सेगमेंट अच्छा जा रहा है, ग्रे एरियाज किस सेगमेंट के हैं। तो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छा है। खैर, इम्प्रूव करने के लिए तो अपनी रफ वर्किंग अपने तौर पे तो हम बिज़नेस में कर ही सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टेक होल्डर्स को भी इसके बारे में आगाह रखें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आईएएस, सो सेगमेंटेशन और इसकी रिपोर्टिंग। और क्यों करते हैं ये मैंने आपको बता दिया प्रिसाइजली। बेसिकली सेगमेंट है क्या? सेगमेंट को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि सेगमेंटेशन दो बेसिस पर हो सकती है। एक बिजनेस बेस पर हो सकती है और एक जियोग्राफिकल बेस पर हो सकती है। बिजनेस बेस पर आप कह लें कि बिजनेस बेस मतलब कि कंपनी का उस बिजनेस क्या उस सेगमेंट का, लाइक हम कह सकते हैं प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज। जैसे आपका पीएनजी है, उसके बहुत सारे डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो हर प्रोडक्ट लाइन एक अलहदा से सेगमेंट है। आई होप आप लोगों ने मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट लाइन तो डेफिनेटली पढ़ा हुआ है बड़े बेसिक सब्जेक्ट के अंदर। तो अगर तो प्रोडक्ट वाइज या सर्विस आप अलग-अलग से सर्विसेज देते हैं, तो हर सर्विस वाइज और हर प्रोडक्ट वाइज हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस इज़ अ सेपरेट सेगमेंट। ये सेपरेट प्रोडक्ट लाइन है तो ये एक सेगमेंट, एक और प्रोडक्ट लाइन है तो दूसरा सेगमेंट, एक और सर्विसेज है तो वो तीसरा सेगमेंट, और एक और तरह की सर्विसेज है तो वो चौथा सेगमेंट। तो हम ऑपरेशंस की बेस पर, प्रोडक्ट लाइन की बेस पर, सर्विसेज की नेचर की बेस पर जब सेग्रीगेट करते हैं तो हम कहते हैं दीज आर द सेगमेंट्स बेस्ड ऑन बिजनेस और प्रोडक्ट लाइन और सर्विसेज। अच्छा, सेकंड है जी जियोग्राफिकल बेस। अगर हम सेगमेंटेशन करें जियोग्राफिकल बेस पर तो हम कहते हैं कि बेसिकली बिजनेस ऑपरेट कहाँ हो रहा है या कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन होगी कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी ऑपरेट हो रहा है, किसी और कंट्री में भी ऑपरेट हो रहा है, तो ये जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन होगी। अब ये जो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है ये लोकेशन वाइज भी हो सकती है और कस्टमर वाइज भी हो सकती है। ठीक है, लाइक हम कहते हैं हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम कुछ कस्टमर्स को डील कर रहे हैं यूएस के अंदर, और कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, और कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं लेट्स से नाइजीरिया के अंदर। ठीक है, तो अब ये तीनों मुल्कों के हालात मुख्तलिफ हैं, तीनों मुल्कों की इकोनॉमी, उनके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट,
वहाँ के लोगों की चॉइसेस, प्रायोरिटीज, उनका लाइफस्टाइल, उनकी परचेजिंग पावर, उनकी इनकम, एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट? तो कोई एक जगह पर जो है वो दूसरी जगह की वजह से अफेक्ट नहीं होगी। बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, जैसे हम अभी आजकल देख रहे हैं कोरोना पैंडेमिक है, तो इसकी वजह से तो पूरी दुनिया अफेक्टेड है, तो ये एक बिल्कुल एक एक्सेप्शनल चीज़ है। लेकिन वैसे अगर हम कहें कि अब इस पैंडेमिक के बाद अब जो पाकिस्तान का बजट आया है तो इसका भी इकोनॉमी पर फ़र्क आया, तो वो सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी पर फ़र्क आया, ठीक है? अच्छा या बुरा जैसा भी है वो हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान का बजट आया तो उसका इफेक्ट इस पर आएगा, ठीक है? आई होप मैंने इसको क्लियर कर दिया है। कस्टमर वाइज पे मैं बात कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज तो बड़ी आसान सी बात है कि जहाँ आपके एसेट्स हैं, आपके कुछ एसेट्स यहाँ पर हैं पाकिस्तान में, ये एक सेगमेंट हो गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया में सेकंड सेगमेंट हो गया। एसेट जहाँ पर होंगे डेफिनेटली वहाँ पे एसेट्स किस लिए होते हैं? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो आप रेवेन्यू से जनरेट कर रहे होंगे, तो ये आपका लोकेशन बेस हो गया जियोग्राफिकल सेगमेंट। और कस्टमर बेस सेगमेंट क्या है कि आपके कस्टमर किस रीजन में हैं, किस जियोग्राफिकल एरिया में कस्टमर्स हैं जिनको आप डील कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं अगर कहूँ आजकल कॉल सेंटर्स का बहुत ज़्यादा एक सिलसिला शुरू हुआ है कि आप यहाँ बैठ के मार्केटिंग करते हैं यूएस में या यूके में या किसी और कंट्री में, और उनको कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपके कस्टमर वाइज आपका जो सेगमेंट है, अगर यूएस में सेल करें तो वो यूएस है आपका कस्टमर वाइज जियोग्राफिकल सेगमेंट, चाहे आप पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। चीज़ें कहाँ सेल हो रही हैं? यूएस में सेल हो रही हैं। यहाँ इन फोन कॉल टेली मार्केटिंग के नतीजे में सर्विसेज कहाँ रेंडर की जा रही है? यूएस में की जा रही है। तो उसकी बेस पर आपका जो जियोग्राफिकल सेगमेंट है वो कस्टमर वाइज होगा, एसेट के रेफरेंस में नहीं होगा, ठीक है? आई होप ये पॉइंट अब ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि कभी एसेट उस जगह पर होने की वजह से वो जियोग्राफिकल सेगमेंट बन जाएगा, और कभी एसेट तो आप किसी और जगह पर हैं, कॉल सेंटर का प्रेमिसेस, उसके सारे मशीनरी, सारी टेलीफोन कॉल सॉफ्टवेयर वगैरह तो सारा पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि कस्टमर वहाँ पर है तो जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होगा? यूएस होगा, ठीक है? अच्छा, अब ये सेगमेंट्स के होने और ना होने का हम कहते हैं एक बुनियादी चीज़ है सेगमेंटेशन। हम एक तो हमने कह दिया ना कि दो तरह के हैं। सेगमेंटेशन के लिए आप एक बात समझ लें कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर सेगमेंट का रिस्क और रिटर्न उसका अपना अलहदा हो, ठीक है? उसका रिस्क और रिटर्न किसी और सेगमेंट के साथ शेड ना हो, किसी और सेगमेंट का रिस्क एंड रिटर्न उसको अफेक्ट ना करे, ठीक है? ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो शेयर्ड रिस्क एंड रिटर्न होगा तो फिर वो सेगमेंट नहीं होगा। अगर दो आपकी नज़र में वो दो अलग-अलग चीज़ें हैं लेकिन उनका रिस्क और रिटर्न एक ही है, यानी कि इकट्ठा ही रिस्क और इकट्ठा रिटर्न अफेक्ट होगा, तो फिर वो एक ही सेगमेंट है, वो दो सेगमेंट नहीं है, ठीक है? हो सकता है कि गलती की बुनियाद पर कोई बंदा किसी बिजनेस के 4 सेगमेंट्स बना के बैठा हो, लेकिन जब आप उसके रिस्क एंड रिटर्न को अलग-अलग आइडेंटिफाई करें तो 3 बने 4 की बजाय, क्योंकि 2 का रिस्क एंड रिटर्न म्यूचुअल है। तो जो म्यूचुअल रिस्क एंड रिटर्न है 2 का, 3 का, 4 का, वो जितने भी हैं वो अलग-अलग नहीं है, वो एक ही सेगमेंट होगा, ठीक है? ये बात आई होप क्लियर हो गई है। अच्छा, उसके बाद सेगमेंट्स को हम एक और बेस पर भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो रिस्क एंड रिटर्न वाली मैंने आपसे बात की है, तो हम कहते हैं प्राइमरी सेगमेंट एंड सेकेंडरी सेगमेंट, ठीक है? प्राइमरी सेगमेंट एंड सेकेंडरी सेगमेंट। जो प्राइमरी सेगमेंट है वो डेफिनेटली डोमिनेट करेगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सेकेंडरी सेगमेंट है वो डेफिनेटली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राइमरी सेगमेंट कौन सा है और सेकेंडरी सेगमेंट कौन सा है, हम ये देखेंगे कि बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजीज किसकी बेस पर बना रहा है, किस सेगमेंट की बेस पर बना रहा है। अगर तो बिजनेस अपनी स्ट्रैटेजीज किसी एक सेगमेंट की बेस पर बना रहा है तो वो प्राइमरी होगा, और बाकी उसके साथ उसके फ्लो में चल रहे हैं तो वो बाकी सेकेंडरी सेगमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है? यूजुअली, नॉट ऑल द टाइम, बट यूजुअली होता ये है कि जो आपके प्रोडक्ट या बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं ना, यूजुअली आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजीज उन्हीं के हिसाब से बन रही होती हैं। तो जो आपके बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं वो मोस्टली आपके प्राइमरी सेगमेंट होते हैं, और जो बाकी होते हैं जियोग्राफिकल बेस है या और है तो वो यूजुअली सेकेंडरी सेगमेंट होते हैं। तो प्राइमरी सेगमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका रिस्क एंड रिटर्न
ज़्यादा है, ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा, डोमिनेट करेगा बिजनेस के ओवरऑल वॉल्यूम को, बिजनेस को, फाइनेंशियल पोजीशन को, उसके प्रॉफिट लॉस को। इसलिए ये डोमिनेंट है, इसीलिए ये प्राइमरी है, ठीक है। और बाकी जो है वो सेकेंडरी होगा। अब जो प्राइमरी सेगमेंट है उसकी जो रिपोर्ट बनेगी वो डिटेल्ड रिपोर्ट बनेगी, और जो सेकेंडरी सेगमेंट है रिपोर्ट उसकी भी अलहदा बनेगी, लेकिन इतनी डिटेल नहीं बनेगी, ठीक है। मोस्टली बनेगी जो आपका प्राइमरी सेगमेंट है उसके, उसमें हमें 7 चीज़ों को डिस्क्लोज करना होगा। अभी हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। और जो आपका सेकेंडरी सेगमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि उसकी इतनी डिटेल रिपोर्ट नहीं बनेगी, तो डेफिनेटली फिर हम क्या करेंगे, उसमें हमारी सिर्फ 3 चीज़ें होंगी। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, मोर देन डबल हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। 7 हमें डिस्क्लोज करने पड़ते हैं प्राइमरी सेगमेंट में, और 3 चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं सेकेंडरी सेगमेंट के लिए, ठीक है। तो जितने भी प्राइमरी सेगमेंट्स होंगे उन सब की अलग-अलग चीज़ें डिस्क्लोज होंगी, और जितने भी सेकेंडरी सेगमेंट्स होंगे उन सब की ये अलग-अलग चीज़ें डिस्क्लोज होंगी। ओके जी, अब हम इनको अगर आइडेंटिफाई करना चाहें कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन, आई होप मैंने सेगमेंट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनको अलहदा से क्यों रिपोर्ट करना ज़रूरी है अगर रिपोर्टेबल हैं तो, और इनकी टाइप्स, जियोग्राफिकल एंड बिजनेस प्रोडक्ट, और फिर फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई सेगमेंट हमारे लिए रिपोर्टेबल है या रिपोर्टेबल नहीं है। इसके लिए हमारे पास बेसिकली 4 बेसिक तरह के हमारे पास टेस्ट हैं। बहुत आसान टेस्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इवन अकाउंटिंग भी नहीं है, बड़ा सिंपल मैथ्स है, ठीक है। सिर्फ सिंपल मैथ है और कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये पूरा टॉपिक मतलब कुछ नहीं से मुराद मेरी है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जान नहीं खपानी पड़ेगी, हाँ, लेकिन अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें फार्मूलाज हैं, लॉजिकल फार्मूलाज हैं, रट्टे वाले नहीं हैं। जैसे हम अभी इनके एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और एक्सपेंस की बात करेंगे, नेट रिजल्ट की बात करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमें ऐड करनी है, बहुत सारी चीज़ों को हम बीच में से एक्सक्लूड करेंगे। तो लेकिन अगर कॉन्सेप्ट और बड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू एंड द नेट वैल्यू, तो इसी तरह की चीज़ों को हम आगे लेके चलेंगे। तो बेसिकली 4 तरह के टेस्ट हैं, ठीक है। एक हमारे पास है जी रेवेन्यू टेस्ट, एक हमारे पास है एसेट टेस्ट, एक हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट, और एक हमारे पास है टोटल रेवेन्यू टेस्ट, ठीक है। ये 4 तरह के टेस्ट हैं, और 4 तरह की हमारे पास कंडीशंस हैं कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे कि हमें किस किस वजह से किसी सेगमेंट को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये चारों मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा।